Namaskar and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie imagination. I would like to thank all my readers who have made my two books launched in India through Kapoth Publications a super hit, especially the Global Footprint of Ramayana and Yudhishthira, the Prana of Dharma. I think these two books went out of print before coming out in print. That was the level of booking which happened. So very grateful to all of you. Keep buying, keep listening, keep reading. And if you are motivated to read the original text, then my work is successful. And so I have a very, very special guest today. And today we are going to talk about parenting. Like किस तरह हम लोग पिता और माता का दायित्व अच्छी तरह निभा सकते हैं. So without delay, let us welcome Chanchal Malviya ji. नमस्ते आदित्य. नमस्कार चंचल जी. ये अभी हम नया भारत देख रहे हैं. अमेरिका में नया भारत देख रहे हैं, जहाँ पे भारतीय मिनिस्टर आते हैं और खुल के बात करते हैं पहली बार. मतलब ये दिख रहा था कि ये पहले से एक माइंडसेट बना के आए हैं कि मुझे इन लोगों को सीधा जवाब देना है. तो डू यू थिंक कि एक तरीके का डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है भारतीयों में अमेरिका के लिए? दो चीजें हैं आदित्य. वन इज लाइक आज से 10 साल पहले हमारे ये पॉलिटिशियंस ये काम नहीं कर पा रहे थे वहां, जो आज के पॉलिटिशियंस कर पा रहे हैं. हम उसे डिस्ट्रेस के रूप में देखें या कॉन्फिडेंस के रूप में देखें, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. व्हाट आई फील कि आज से 10 साल पहले के पॉलिटिशियंस, दे वेर नॉट ओनिंग देयर आइडेंटिटी, their core who they are and how powerful they were in some past से लेकर के प्रेजेंट तक की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको एज सच वो ऑन नहीं करते थे. दे वे आर नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस. उनको क्या लगता था अमेरिका ही बड़ा है, अमेरिका ही या दूसरे देश जो हैं, तो उनको झुकना आता था. I was listening to I think Sushma Swaraj was explaining about the airlift that happened in this Arab region when वॉर वाज देयर. जो लड़ाई युद्ध चल रही थी, तो इन लोगों ने वहां पर 2 घंटे के लिए हर दिन युद्ध रोक दिया था अपने भारतीयों को उठाने के लिए. अभी जो प्रेजेंट पिछले 7-8 वर्ष की डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत. जबकि पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी, वो अमेरिका को कॉल करती थी, अरे यहाँ युद्ध हो रहा है, हमारे लोग फंसे हैं, उनको भी बचा लो प्लीज, बचा लो प्लीज. तो देयर इज अ डिफरेंट माइंडसेट. क्या है कि इस सरकार में अपनी आइडेंटिटी को ओन करना, कैरी करना और विश्व को बताना कि हम ये हैं, हम किसी से कम नहीं, हम आगे भी जा सकते हैं और अपनी दम पे जा सकते हैं. ये जो कॉन्फिडेंस है, दिस इज देयर इन दिस गवर्नमेंट, या इस गवर्नमेंट के लोगों में आज के तारीख में वो दिख रहा है थोड़ा, जो कि पहले नहीं था. तो आई थिंक इट मे बी कॉन्फिडेंस. डिस्ट्रेस टुवर्ड्स अमेरिका इज डेफिनेटली देयर, नॉट ओवर विथ इंडिया, और देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर नॉट देयर आर नॉट, वो संतुष्ट नहीं है अमेरिका के जो व्यवहार और रवैये हैं उन सब चीजों से. सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन ज्यादातर देश ये मानते हैं कि जितने युद्ध और अशांति है वो अमेरिका के द्वारा फैलाया जाता है. व्हाट इज द ट्रूथ अमेरिका नोज. हम यहाँ से बैठ के उसको क्लेम नहीं करेंगे कोई भी चीज, बट दिस इज द जनरल परसेप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, व्हिच आई फील सो. तो पिछले जो मिनिस्टर्स होते थे उनका पेरेंटिंग में प्रॉब्लम था या इनका पेरेंटिंग थोड़ा बेटर है? अरे पेरेंटिंग तो बहुत बिल्कुल पेरेंटिंग में प्रॉब्लम था, और इनका पेरेंटिंग अच्छा, बिल्कुल इसके पीछे पेरेंटिंग बैकग्राउंड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम आरएसएस बैकग्राउंड. और आरएसएस बैकग्राउंड मतलब उनके पेरेंट्स भी आरएसएस के बैकग्राउंड से है. तो दे आरएसएस के मतलब दे अपने देश को वो धारण करते हैं, वो देश के संस्कृति को, देश को प्राइडली फील करते हैं और बच्चों में डालने का प्रयास करते हैं. बाहर नहीं तो कम से कम घर में तो जरूर करते हैं वो. तो उनका वो बैकग्राउंड तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और पहले के पॉलिटिशियंस में वो चीजें नहीं थी. मतलब अदर देन बीजेपी, मोस्ट ऑफ दोस अदर पार्टीज डू नॉट हैव दिस बैकग्राउंड. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो राहुल गांधी के पेरेंटिंग पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कभी कि नहीं? कुछ तो देश में, मैं तो उसको देश का बहुत बड़ा वरदान मानता हूँ
और दुनिया देश के जितने लोग हैं जब भी डिस्ट्रेस में जाते हैं तो राहुल गांधी का यूट्यूब का वीडियो खोल लेते हैं, क्या अभी तो स्ट्रेस खत्म हो गया भाई। हाँ, तो आई थिंक यू शुड बी देयर, ऑलवेज देयर। तो हम लोग देखते हैं महाभारत में, इधर देखते हैं कहीं पे भी, तो माताओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। कुंती महारानी का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल बिल्कुल। द्रौपदी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को बड़ा करने में। और जबकि जो उनके पति हैं वो सब तो अपने कार्यों में बिजी है, मतलब युधिष्ठिर और अर्जुन ये सब तो अपने कार्यों में बिजी है, तो सारा काम माताओं के ऊपर ही रहता है। तो कुंती महारानी ने अकेले पांचों पांडवों को बड़ा किया 14 वर्ष की आयु तक। 14 वर्ष की आयु तक तो पांडु भी थे, तो उन्होंने बड़ा किया। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक नया सिस्टम आ गया है, अब्राहमिक सिस्टम हो गया है। मॉर्मनिज्म बोलते हैं, मॉर्मनिज्म। वहां पे माता और पिता दोनों ही मतलब अमेरिका में तो मैं देखता हूँ इतना ज्यादा केयरफुल रहते हैं बच्चों के ऊपर। और उल्टा सिस्टम हो गया है कि माताएं बोलती हैं पिता पे ज्यादा बहुत फोर्स करती हैं, और फिर क्या हो जाता है, बाद में बच्चा फिर भी नालायक निकलता है। तो लाइक कहाँ पे इतना मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है अभी, मतलब हम लोगों को लगता है कितना केयर कर रहे हैं, मतलब भारतीयों को लगता है, मैं तो यहाँ रहता हूँ तो मुझे देखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे नालायक निकलते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए पेरेंटिंग के, या पेरेंटिंग को अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि माता पिता का दायित्व क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये बहुत बड़ा इश्यू है ना। इसको हम लोग को यदि बहुत साधारण तरीके से समझना है तो हमें थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट को जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। कि पास्ट में बच्चे इतने नालायक नहीं होते थे। एटलीस्ट हमारे माता पिता तो जरूर सोचते होंगे कि हम नालायक नहीं है, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग एक अलग तरीके से हुई है, ये उनको समझना है। हमारे मतलब हमारे जनरेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब अ, हम तो फिर भी एक जनरेशन आगे निकल गए, लेकिन आज के जो पेरेंट्स, नए नए युवा जो आ रहे हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है ना इतना कॉम्प्लेक्स है पेरेंटिंग का। और इसको इसमें जो कंफ्यूजन आया है वो जो मॉडर्न थॉट्स के, फेमिनिज्म के थॉट्स आए हैं, इक्वलिटी के जो कंसेप्ट्स आए हैं, और जो आज की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो जो इकोनॉमी जो जिस तरीके से बाजार जो एक उनको कंट्रोल कर रहा है, ये देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उनको ना इस ये जो पेरेंटिंग का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटिंग का जो ज्ञान है, पेरेंटिंग का जो एक्सपर्टाइज है, और बिकॉज दे आर पेरेंट्स वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि दे आर पेरेंट्स। पेरेंट्स होने का मतलब है कि देर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे हैव टू डिलीवर। तो वो जो जिम्मेदारी और वो जो रियलाइजेशन है, इससे वो बाहर है, क्योंकि ये माहौल जो है वो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड इन द सेंस आप जो अमेरिकन कल्चर की बात कर रहे हैं, उस चीज का उस माहौल में ज्यादातर लोग जो हैं वो आज के तारीख में बड़े हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर, अब बाजार की हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं बच्चों के चारों तरफ चलते हैं। हेल्थ सेक्टर पैदा होने के पहले से और पैदा होने के तुरंत बाद से इतने सारे इम्यूनाइजेशन प्लान्स जो है शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं बच्चे को। थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार हुआ नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उसका काम शुरू हो जाता है। पैदा होने के पहले सीजरियन तो वाइडली एक्सेप्टेड है कि यही होना है। तो देर इज नथिंग नेचुरल दैट इज अलाउड बाय दिस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं वो पेरेंट्स को। दूसरा आप देख लो एजुकेशन सेक्टर, आपके घर के कल्चर, आपके घर के वातावरण को स्कूल का जो कल्चर और वातावरण है कंप्लीटली रिजेक्ट किया हुआ है। दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, स्कूल इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। और यहाँ पर बच्चे को बड़े करने की कोई प्रावधान जो है वो कल्चर, वैल्यू, स्किल्स, इसकी प्रावधान जो है वो नहीं रहती है। और घर में भी आप दे नहीं रहे हो, क्योंकि आप स्कूल को सोच रहे हो। तो एजुकेशन सेक्टर पैसे निचोड़ने का काम, मैं बाजार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसे निकालने हैं उनको। हेल्थ सेक्टर को पैसे निकालने, उन्हीं पेरेंट्स से निकालने हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, हुएवर। पेरेंट्स मतलब पैसा। आप एंटरटेनमेंट सेक्टर ले लो, टीवी चैनल्स आते हैं, पार्टीज, बाहर के फंक्शंस, इवेंट्स बच्चों के चारों तरफ इतने सारे ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। आप टीवी चैनल्स में देखोगे 3-3, 5-5 साल के बच्चे को स्टेज पे यदि किसी ने डांस करा लिया तो हर पेरेंट सोचता है मेरा बच्चा तो वहां स्टेज पे पहुंच के डांस करने वाला है, या गाना गा रहा है तो वहां पर गाना।
एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप मोबाइल ऐप पे ऊपर जो गेम्स आ रहे हैं, टॉयज जो इतने सारे वेराइटीज, अब तो चाइना मार्केट इंडिया से कट हो गया है, अदरवाइज इतने टॉयज के वेराइटीज थे कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं थी। तो ये सारा जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, ये बच्चों के मानसिक विकास जो होना चाहिए उसे बाहर खेल करके, बच्चों के बीच में खेल करके हेल्थ एंड माइंड का जो ग्रोथ होना चाहिए उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करने के ये सब ये जो बाजार है वो कर रहा है उनको। फूड सेक्टर, सब रेडीमेड फूड्स, आज बच्चे रो रहे हैं तो माता पिता उसको चॉकलेट, चिप्स, ये जो भी चीजें हैं ये उठा करके हाथ में डाल दे रहे हैं सीधे, और बच्चे थोड़ा उसके लिए इतने जिद्दी हो रहे हैं कि उनको देना ही पड़ रहा है। तो और उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए, उनके बाकी एस्पेक्ट के लिए कितना हानिकारक है, पेरेंट्स आर कंप्लीटली अनएजुकेटेड, उनको मतलब नहीं है, उन्हें को लगता है बच्चा खा ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसको। मतलब ये जो बाजार है ये एक माहौल बनाया हुआ है पेरेंट्स के चारों तरफ, एंड पेरेंट्स डजंट नो एनीथिंग। क्यों? पेरेंट्स को मैं बोलूंगा वो 5 चीज में फंसे हुए हैं। क्यों ये बाजार सक्सेसफुल है पेरेंटिंग के चारों तरफ, व्हाई दीज आर सक्सेसफुल, उसमें 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक है पेरेंट की अपनी डिजायर्स, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरा बच्चा कंफर्टेबल रहे, मेरे बच्चे को मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। वो मेरा जो भावना है ना, जो हिंदुस्तान के, भारत के कल्चर से डिफरेंट ईगोसेंट्रिक भावना है, वो हर पेरेंट में कल्चरली वो आ चुका है। तो मेरा जो डिजायर्स है, मेरा और मेरे बच्चे के लिए क्या क्या हो सकता है, ये उसको एक ड्राइव कर रहा है। उसके पास यदि मीन्स है, मनी है, तो उसके फुलफिलमेंट में पूरी तरह से लग जाता है। नहीं है तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है, उसे दुख होता है। वो ये नहीं सोचता है कि जरूरत नहीं है इसके बच्चों को, तो वो उस नॉलेज में नहीं है, उसे दुख होता है कि वो जिसके पास पैसे वो दे पा रहे हैं, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं बच्चों को दे नहीं पा रहा हूँ। वो ये नहीं समझ रहा कि ठीक है ना, नहीं दिया तो क्या हो गया, बच्चा बड़ा नहीं होगा क्या। इस स्टेट ऑफ माइंड, स्थित प्रज्ञ स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है पेरेंट्स। डिजायर्स। दूसरा स्टेटस, वो गरीब को भी लगता है, गरीब इन द सेंस थोड़ा लोअर मिडिल क्लास को भी लगता है कि मैंने यदि 1 लाख फीस वाले स्कूल में बच्चे को डाल दिया तो मैं उस स्टेटस का हो गया। बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, उससे मतलब नहीं। और जो अपर क्लास है वो तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो उनके बच्चों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में किस तरह की भेदभाव की फीलिंग्स आ रही है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने पर्सनल ईगो में जो थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, स्टेटस है, उसकी फुलफिलमेंट में पेरेंट्स लगे हुए हैं, बच्चों के ग्रोथ में नहीं लगे हुए हैं। दूसरा इश्यू। तीसरा रैट रेस का इश्यू है, उसका बच्चा क्या कर रहा है तो मेरा बच्चा भी वैसे करे। और ये रैट रेस जो नेबर्स हैं, पीयर्स हैं, उससे भी है, रिलेटिव्स के बीच में भी है, और ये हमारे परिवार को भी तोड़ रहा है ये आइडिया जो है रैट रेस का। चौथा जो रीजन है वो फ्रॉग इन द वेल बोलते हैं, उसे जो छोटी सी पास पास में चीजें उतनी ही दुनिया दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, बिहार के लोग हैं, बिहार में पेरेंटिंग अलग है, महाराष्ट्र में पेरेंटिंग अलग है। बिहार के जो पेरेंट्स हैं वो सोचेंगे मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए बस। उन्हें ये नहीं मालूम है कि स्पोर्ट्स में भी पैसे हैं, आर्ट्स में भी पैसे हैं, म्यूजिक में भी पैसे हैं, फोटोग्राफी में पैसे हैं, वीडियो मेकिंग और एडिटिंग में पैसे हैं। इतने सारे फील्ड्स आज जो है वो डेवलप हो चुके हैं कि बच्चे यदि किसी एक में आगे बढ़ गया तो वो आराम से कमा सकता है और खा सकता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग्स, दे थिंक सरकारी नौकरी हो गया, फ्रॉग इन द वेल, उनको वही समझ में आ रहा है, वही दिख रहा है उनको। वैसे कुछ लार्ज ज्यादातर जो पेरेंट्स सोचते हैं इंजीनियर हो जाए या डॉक्टर हो जाए, ये 2 प्रोफेशन ही समझ में आता है ज्यादातर। 80%। कुछ लोग बोलते हैं सीए हो गया तो आर्ट्स पढ़ लिया तो प्रोफेसर हो गया, अदर इंजीनियर डॉक्टर, दैट्स ऑल। तो ये सारे जो चीजें हैं ये एक पर्टिकुलर थीम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सेल्फिशनेस ऑफ द पेरेंट्स है। वो पेरेंट्स आज के तारीख में सबसे बड़ी भूल ये पेरेंट्स कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा, ये मेरा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है जो बहुत और नेगेटिव है, जो हमारे भारत में हर मानव में प्रवेश कर चुका है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, फैसिलिटेट हो रही है, सुरक्षित है, कंफर्टेबल है, दैट्स ऑल। बाकी दुनिया हिली हुई है तो उसको मतलब नहीं है। वो ये नहीं समझ रहा है कि आपका बच्चा इसी दुनिया का पार्ट है। यदि आप जितना एफर्ट अपने बच्चे पे लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट यदि आपने पड़ोसी के बच्चे पे भी लगाया, उसके जो दोस्त है उन पे भी लगाया, तो आपके ही बच्चे को एक दूसरी वातावरण मिलने वाली, एक दूसरा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो एनवायरनमेंट ही उसका पोषण करेगा उसके माइंड का।
आप कितना, जैसा आदित्य जी ने राइटली कहा कि हम बच्चों को ये करने की कोशिश करते, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और जितना हम मना करते हैं उतना ही वो करता है। इससे काफी बेटर उस द राइट अप्रोच ये होता है कि उसका एनवायरनमेंट में, आप जो नहीं करना चाहते हो वो एनवायरनमेंट में होना नहीं चाहिए। वातावरण उसको गलत या सही मानना चाहिए। बच्चे में सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैंने ये कुछ गलती किया, तो वो मेरे दोस्त का पिताजी देख रहा है तो वो वहां पर कोई और देख रहा है, या ये नहीं कर सकता हूं मैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे में कब आएगी? जब एनवायरनमेंट में चेंजेस होगी। जो पहले था, पहले बच्चों को इतने सारे एडवाइसेस, ये करो ये नहीं करो, देना नहीं पड़ता था। बच्चे को फ्री छोड़ दिया मोहल्ले में, और बच्चा अपने आप मोहल्ले में एक संस्कारी बच्चा बन के निकलता था। क्यों? क्योंकि वातावरण में वो बातें थी। हाँ, तो जो फ्रेंड सर्कल्स, बच्चे, पेरेंट्स पहले इस भावना से बाहर है कि मेरा बच्चा जो है सुरक्षित रह गया। आपका बच्चा, आप इस भावना के चलते आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा असुरक्षित कर रहे हैं आज के तारीख में। तो वो सेल्फिशनेस जो है वो हर एक पेरेंट्स के अंदर जो है घर कर गया है। इसको कैसे तोड़ना है ये अलग बात है ना? वो तो एक बृहद काम है, उस पे काम जो है करना है जिस भी। इसके आगे जाते हुए आज का पेरेंट्स की दूसरी जो समस्या, एक तो ये 5 एस्पेक्ट है, मेंटल एस्पेक्ट जो मैंने आपको बोला, डिजायर, स्टेटस, रैट रेस में फंसे हैं, फ्रॉग इन द वेल कंसेप्ट है, मतलब विजन नहीं है उनको एक कुएं से बाहर जा देखने की, और सेल्फिशनेस, ये उसके एक मेंटल कंसेप्ट है। दूसरी, लैक ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स है। आज जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे बच्चों को बड़े करने का, जैसे उसे छोटे बच्चे हैं, सर्दी खांसी बुखार हो गया तो घर में ही ट्रीट हो जाते थे, उनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती थी। उनको बेसिकली आपको पढ़ाना लिखाना कुछ है तो बच्चे घर में ही प्रार्थना में इंक्लूड हो गया, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो दादा दादी से मिल गया, कुछ बेसिक्स लर्निंग उनकी घर में ही हो जाती थी। गुरुकुल की तरफ आगे कदम बढ़ाने के पहले ही बच्चे के कुछ संस्कार के जो एस्पेक्ट्स है वो पूरा हो जाया करता था। तो एक ट्रेडिशनल स्किल्स था पर्टिकुलरली लेडीज के पास में, वो ट्रेडिशनल स्किल्स आज नहीं है। बिकॉज आज का एजुकेशन उनको, जैसा आपने कहा कि वो बाजार जो है शिक्षा वाला, वो आपकी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसलिए करके रखा हुआ क्योंकि उसे वो बाजार चलाना है, आपके पास वो नहीं है, उसके पास वो है। जो वैल्यूज एंड कल्चर है जो घर के माहौल वातावरण में होता था वो भी लैक कर रहा है पेरेंट्स के पास में। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्किल्स होते हैं कि किस स्टेज में बच्चे को किस तरीके से और क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ये स्किल्स भी लैक कर रहा है पेरेंट्स के। तो लैक ऑफ सर्टेन स्किल्स एंड लैक ऑफ जो मेंटल जो स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज चाहिए बच्चों को बड़ा, वो पेरेंट्स से जा चुका है। वी शुड एक्सेप्ट इट हैज कंप्लीटली बीन वॉश्ड ऑफ, वो है नहीं आज के तारीख में। तो पेरेंट्स का जब ये चीजें नहीं है, इसके एब्सेंस में वो बाजार अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर पा रहा है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, जो सेक्टर को आप डाल दो पेरेंट्स को और जो उनको बता दो, वो मिसगाइड हो सकते हैं। या आदित्य, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ यू नो। नहीं, आजकल तो किसी को भी एडवाइस देना, आजकल तो गुरु भी अपने शिष्य को एडवाइस देने के लिए बहुत डरते हैं। वो तो भयंकर आजकल कलयुग का सिस्टम चल रहा है। कलयुग में हर चीज उल्टा ही चलता है। कोई किसी को ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे तो भी, प्रोटेक्शन तो एक्चुअली अगर हम मोस्टली मेरी बुक्स तो महाभारत रामायण पे रहती हैं, तो इसलिए वहां पे मैं जब स्टडी करता हूँ तो वहां पे इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों को कहीं पर भी। कहीं ऐसा नहीं है कि वो ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उन सबको अभिमन्यु के अंडर ट्रेनिंग मिली। अभिमन्यु को स्वयं प्रद्युम्न ने ट्रेनिंग दी, कृष्ण के सन, ही गिव द ट्रेनिंग। तो बच्चों को तो छोड़ दिया शस्त्रों के साथ, कोई ये नहीं बोला कि आंख में लग जाएगा, इधर लग जाएगा, ट्रेनिंग दी और छोड़ दिया। आजकल तो ओवर प्रोटेक्शन है, ये वेस्टर्न सिस्टम आ गया इधर, वेस्टर्न वोकिज्म। ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चे डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। तो ओवर प्रोटेक्शन पे आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, हमको यदि हेल्थ मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ता है? हमें मेहनत करनी पड़ती है। योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप भागो, आप जो करना है वो करो। यू हैव टू अंडरगो अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस इन योर फिजिकल बॉडी टू मेंटेन योर फिजिकल एबिलिटीज। आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टेड होके आराम से एक्स्ट्रावेगेंस में तो आप हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते। उसी तरीके से मेंटल ग्रोथ के लिए आपको
आपको चर्निंग करनी पड़ती है बहुत, रीजनिंग, लॉजिक्स, है ना, मेमोरी, ये सब चीज आपका जो है उसके अंदर में आपको बार बार प्रैक्टिस कर करके आप डालना पड़ता है, तब जाकर के आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो पाता है। तो ये डेवलपमेंट की तो बेसिक फिलोसफी ये है कि आप अपने बच्चों को कितने ज्यादा एक्सपोजर्स दे रहे हो, किस चीज की एक्सपोजर, हर चीज की, उसमें सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क रहना चाहिए। यदि रिस्क नहीं है, एकदम सेफ जोन में है, तो यू आर एक्चुअली आप बच्चे को बड़ा ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आजकल मैं देखता हूँ जिसके जिनके जिनके एक बच्चे होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, और फिर वो बड़ा होने के बाद बच्चे की जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होती है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, कोई, और वो कितने अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखता है, ये सब भी डाउटफुल हो जाते हैं चीजें। लेकिन वहीं पर यदि 4 बच्चे हो तो घर के अंदर, तो 4 चलो ज्यादा हो गया, मगर 3 बच्चे मिनिमम हो तो क्या, बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे, एक दूसरे को चोट लगेगा, वो स्ट्रगल करेंगे कि नहीं मेरा सही है, मैंने जो किया वो सही है, और फाइनली 5 मिनट 10 मिनट का झगड़ा गैप होगा, और उसके बाद वापस जाके मिल जाएंगे, टॉलरेंस भी डेवलप होगा, और लड़ने की जो एबिलिटी वो भी डेवलप हो रही है। लेकिन एक बच्चे के लिए वातावरण कहाँ से आएगा? तो ये जो ओवर प्रोटेक्टिव जो एस्पेक्ट है ना, अमेरिका से जो भारत में भी आया हुआ है, वो बेसिकली बच्चे को आप ग्रो कर ही नहीं रहे हो उस एस्पेक्ट में। आपको क्या लगता है कि हमने पढ़ा लिया, वो बड़ा हो रहा है, फिजिकली बड़ा हो रहा है, फिजिकली बड़ा हो रहा है, मार्क्स में इतने ले आ रहा है, और फिर वो इंजीनियर या डॉक्टर हम उसको बना दे रहे हैं आपके लिए। लेकिन उसके लाइफ में जब चैलेंज आता है, उसकी लाइफ तो आप नहीं तय कर रहे हो फ्यूचर क्या होना है, और ना ही आपका एजुकेशन तय करेगा फ्यूचर क्या होना है। लाइफ में सरप्राइजेस और एक्सीडेंट्स और चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स है वो अचानक आते हैं, और उनके इतने वेरिएशंस हैं और इतनी इंटेंसिटीज है इतनी, कि उसको आप तय नहीं कर सकते। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जिस बच्चे को आपने बचपन से स्ट्रेंथ नहीं दिया, वो उसको फेस नहीं कर पाता, फिर उसकी जितनी लर्निंग है सब का सब जो है वो उस समय में बेकार हो जाता है। कई सुसाइड कर लेते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई मेंटली सिक हो जाता है। इस ये सब उसके आउटपुट्स हैं, सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली बच्चे के ग्रोथ में मेरा ये मानना है, मानना नहीं है, गुरुकुल में क्यों चले जाते थे कि पेरेंट्स की प्रोटेक्शन नहीं है, और गुरु उनके साथ में हमेशा बैठा हुआ नहीं है, फ्री होता था बच्चा। फ्री हो रहा है मतलब सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क को एक्सपोज्ड है वो। हाँ, वो क्या करेगा आगे, क्या है उसके सामने पता नहीं, रिस्क को एक्सपोज होता था। वो सोसाइटी में भी जाते थे बच्चे, गुरुकुल के सिस्टम में भिक्षा लेने के लिए भी जाते थे, कुछ काम करने के लिए जाते थे, सोसाइटी में उनको भेजा जाता था गुरुकुल की तरफ से। और आपने बिल्कुल महाभारत फेंक दिया था पानी में, वो फिर बच करके आगे, वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर बिल्कुल जो है वो चाहिए। और ओवर प्रोटेक्टिव मेथड से जो आज पेरेंट्स लोग बच्चे को पालने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग देम वीक, एंड इन अ वे they are making them incapable to face the more dangerous and risky future that is going to come now. कलयुग का जो असली चेहरा आएगा, इसमें बहुत ज्यादा स्किल और मोरल एंड मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उसको फेस करने के लिए, और इसका ठीक उल्टा काम जो है पेरेंटिंग और एजुकेशन में हो रहा है। क्या आदित्य? No, one of the important aspects is of parenting is understanding the guna of your child. गुण, कोई किस गुण में है, सत्य गुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, ये हम लोग भूल गए हैं। और फिर उस गुणों के अनुसार उसको कार्य भी सिखाया जाए, है ना। जैसे एक बहुत बड़े साधु थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी का भी नाम लो यहाँ पे, तो सभी से मेरी पहले से माफी, नाम नहीं है, लेकिन जिसको पता है स्टोरी वो पता है ना। तो उनके पास में एक बालक था, बहुत छोटा बालक था, उसको वो मतलब हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लोगों को, बच्चों को मारेगा, पीटेगा। तो उस साधु ने, बहुत बड़े गुरु है, उन्होंने बोला इसको खेती में लगाओ। उसकी सारी एनर्जी खेती में निकाली उसकी। आज वो बहुत बड़ा फार्मर बन गया, भारत का बहुत बड़ा फार्मर है। उसको मतलब गुरु ने उसके गुणों के हिसाब से उसको कार्य दिया, और उधर सक्सेसफुल हो गया, मेहनती लड़का था वो। उसको जब तक उसकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती थी, दूसरे बच्चों को मारता पीटता, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता था गुरु के लिए। और आज वो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बहुत अच्छा मित्र है मेरा, बचपन का है।
तो ये भी एक मतलब मेरे साथ ही था वो आश्रम में। तो दोनों, वो बच्चा लाइक गुरु ने देखा और उसको गुणों के अनुसार उसको कार्य दिया। उस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल। जी, आज के, जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया, इस मुद्दा को उठाए थे हम लोग कि पेरेंट्स को ये लगता है, पेरेंट्स ये डिसाइड करने लगते हैं कि मेरे बच्चे को क्या बनना है, क्योंकि वो एक तो रैट रेस और फ्रॉग इन द वेल वाली जो बात मैंने आपको बताई कि वो जितनी दुनिया देखते समझते हैं उसके हिसाब से अपने बच्चे को भी देखते हैं। वो उसके विपरीत दुनिया को देखने की जगह उनको अपने बच्चों के गुण को देखना चाहिए। सत्व रजस तमस तो एक पार्ट है, जो उनके अंदर में जो वर्णों के गुण हैं, उनके अंदर की क्षत्रियता कैसी है, उनके अंदर की विद्वता कैसी है, उनके अंदर की जो वैश्य वाली गुण है वो कैसे हैं, उनके अंदर कलात्मक गुण कैसे हैं, ये जो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, जिसमें भी जो भी गुण हो उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहित करना, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। फैसिलिटेशन का आज अर्थ पेरेंट्स के लिए क्या हो रहा है? कंफर्ट, एक्स्ट्रावेगेंस। फैसिलिटेशन का अर्थ हो रहा है फुलफिलमेंट। आज के तारीख में जो पेरेंट्स कर रहे हैं, दैट इज नॉट फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब है उनके गुणों का विकास कैसे करें। यदि कुछ तामसिक प्रवृत्तियां हैं तो उसको सात्विक की तरफ और ले जाने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, क्या फैसिलिटेट किया जाए। वो फैसिलिटीज जो है वो डिफिकल्टीज भी हो सकते हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, तो वो जो फैसिलिटेशंस हैं जो बच्चे के गुणों का विकास करे, उसके जो लेटेंट टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका जो विकास करने का काम जो होना चाहिए, ये पेरेंट्स तो छोड़िए, ये तो एजुकेशन सिस्टम में शिक्षकों के पास भी आज ये गुणवत्ता नहीं है। पहले गुरुओं के पास होता था, इसलिए ना यज्ञोपवीत संस्कार होता था, और यज्ञोपवीत के बाद तुरंत वेदारंभ होता था। यज्ञोपवीत गुरु करते थे आइडेंटिफाई की इस, और वो द्विज कहलाते थे हम लोग, क्योंकि दूसरा कुल जो है हमारा गुरु का कुल होता था। एक कुल जो हम जन्म लिए हैं और दूसरा कुल जो हमको जो गुरु देता है, जिस गुरु कुल के हम, इसीलिए गुरुकुल नाम है उसका। अब ये स्कूल शब्द का तो मीनिंग ही पता नहीं है लोगों को, स्कूल क्यों कहते हैं, किसके कुल का है। तो गुरु का कुल का मतलब भी है कि गुरु उनके एबिलिटीज को पहचानते थे, गुण को पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे और उसको अलाइन करते थे फिर कि भाई तुम्हारा इस चीज का विकास होना चाहिए। तो आप जब यज्ञोपवीत को घर पे ले आए हो, उस संस्कार को घर पे ले आए हो आप गुरुकुल से निकाल के, तो आपको मालूम होना चाहिए ना, वो स्किल भी तो आना चाहिए आपके पास पेरेंटिंग में। तो ये भी एब्सेंट है। एब्सोल्युटली राइट, आप जो बोले कि जो गुणों का विकास जो है वो पेरेंटिंग में नहीं है, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है आदित्य जी। एंड मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो पेरेंटिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसमें पेरेंट्स को ये सब कन्विंस, वी आर रनिंग पेरेंटिंग प्रोग्राम एट 2 डिफरेंट लेवल्स। एक पेरेंटिंग प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं जिनके लेडीज हु आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40, उसको हमने नाम दिया है मदर द फर्स्ट गुरु। उसमें बेसिकली हम उनको 16 संस्कार से लेकर के, 16 संस्कार बेसिकली आप समझो तो विद्यारंभ संस्कार तक का जो संस्कार है वो बच्चे को बड़े करने के फिलोसॉफीज है। आप उसको नाम कैसे देते हो, आपको अन्नप्राशन कब कराते हो, कर्ण भेद कब करते हो, आप उससे समावर्तन बोलता हूँ, आप उनको निष्क्रमण में जब आप सूर्य का दर्शन कब कराना चाहिए, है ना। बेबीज आप देखो पहले ही दिन जन्म लिया और उसको लेकर के, मैंने देखा है लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो पार्टीज में पहुंच जाते हैं। उसको सूर्य के तेज को कब धारण करने की शक्ति उसके शरीर में क्षमता डेवलप होती है, ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल स्किल और नॉलेज है, सिस्टम है, जिससे कि बच्चे के हेल्थ, उसके आई साइट, उसके ब्रेन, सब चीजों के फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट होता है उन सब चीजों का। तो ये जो स्किल्स है ये हर लेडीज को कंपल्सरीली आना चाहिए। फूड एंड हैबिट्स खुद का और बच्चों का विकास के लिए कंपल्सरीली आना चाहिए। एजुकेशन में बच्चे को इस टाइम में कौन से संस्कार और कैसे इमोशंस और कैसे स्टोरीज बताएं कि उसके राइट इमोशंस डेवलप हो सके, ये हर लेडी को ये स्किल्स उनके पास होना चाहिए। आखिर बच्चा बड़ा होने के बाद 5 साल तक 6 साल तक तो उस लेडी के ऊपर ही पूरा कंप्लीटली निर्भर है, तो वो स्किल तो हर लेडी को आना। तो ये मदर द फर्स्ट गुरु में इस तरह के प्रोग्राम हम चलाते हैं। उसमें और भी हम लोग कुछ प्रावधान दिए कि दे कैन अर्न ऑल्सो, दे कैन रन अ प्री स्कूल ऑल्सो, या संस्कार शाला, दे सर्टेन स्किल्स उनको देते हैं सर्टिफिकेशन के साथ। दूसरा जो पेरेंटिंग प्रोग्राम चलाते हैं वो आफ्टर, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे 8 to 12 ईयर्स के बच्चे आपके हैं तो आपकी फोकस किन चीजों पे डेवलप करने पे होनी चाहिए, एंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वेज टू डू इट, एंड व्हाट आर द मॉडर्न मीन्स टू अचीव इट। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स तो हम लोग चला रहे हैं उस चीज पे।
हाँ, तो स्किल्स बहुत बड़ा फैक्टर है, और हम पेरेंट्स को बार यही चीज समझाते हैं कि आप स्किल्स पे, व्हेन द चाइल्ड रीचेज द स्टेज ऑफ 10 years, उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे फोकस करो, उसके पहले उसकी ऑब्जर्वेशन पे फोकस रखो कि उसके अंदर है क्या चीज। वो उसके पहले आप बहुत ज्यादा ये डेवलप हो जाए, स्किल्स आ जाए इसके अंदर में, उसके पहले आप इतनी जल्दी मत करो। भगवान ने हम इंसानों को, अकेले हम इंसानों को बड़ा होने के लिए 18 साल दिया है, बाकी किसी जीव जंतु को इतना समय नहीं दिया है। लेकिन इंसान, आज के पेरेंट्स जो है वो सोचता है 18 महीने में हमारा बच्चा जो है नौकरी करने के लिए चला जाएगा, इतनी जल्दी है उनको, है ना। तो अभी तो 18 साल की जर्नी को प्लानिंग करना पड़ेगा। 18 महीने की जर्नी को प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है शायद, लेकिन 18 साल की जर्नी को तो प्लान्ड तरीके से लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी जा सकते आप, है कि नहीं। शिवाजी महाराज का ट्रेनिंग जीजाबाई ने रामायण महाभारत बिल्कुल। गीता के माध्यम से किया है। हाँ। और हम हाँ। लोग का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में, है ना। भारत में हम्म। करीब 55,000 कॉन्वेंट स्कूल हैं जो कि चर्च के लिए पादरी या नन्स बनाते हैं, है ना। पहली बात तो भारत में औरतों को ये नन बनाने का कोई प्रथा नहीं है, पहली बात तो। हम्म। लेकिन लेकिन हम लोग शिवाजी महाराज को तो ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन बच्चे जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, है ना। तो एक रसाभास हो गया, रसाभास, है ना। हम्म। बनाना कुछ और चाहते हैं, ट्रेनिंग किसी और की मिल रही है। तो हाँ। तो रामायण महाभारत और भगवत गीता का के बेसिस पे अगर अपने बच्चे को शिवाजी महाराज बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग देने पप्पू बनाने की, तो तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, यही यही सब तो पेरेंटिंग की कमी है ना। पेरेंटिंग और एजुकेशन सिस्टम दोनों की कमी है। क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि यदि आपको डिफरेंट बच्चे के एज ग्रुप के डेवलपमेंट, उनके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी, जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा था, और आपको उसके लिए अलग से किताबें पढ़ के पीएचडी होल्ड करके डिग्री होल्ड करना नहीं पड़ता था, दादा दादी से, माहौल से जो चीज आप सीख जाते थे, आज वो चले जाने की वजह से, और एजुकेशन में इन सब चीजों का प्रावधान नहीं होने की वजह से, आप बताइए मेरे को, इतनी लेडीज पढ़ती हैं, ये कोएड एजुकेशन होता है, सब कुछ होता है, मगर गर्ल्स हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बॉयज। आखिर बच्चे तो लड़कियों को घर में धारण करने हैं और उनको बड़े बड़े करने हैं, तो लड़कियों को इन सब चीजों के लिए एक सेपरेट एजुकेशन का प्रोग्राम क्यों नहीं है ना? तो मेरा ये कहना है कि चाहे एजुकेशन हो चाहे घर हो, दोनों इस नॉलेज सिस्टम से जो है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुका है आज की तारीख में। और इसलिए जो बच्चों को बड़े करने के जो प्रोसीजर्स हैं, इसके लिए हमको एक वृहद प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। वी आर स्टार्टिंग इट। मैं, आदित्य जी, आपका भी सहयोग तो मुझे इसमें बहुत वाइड लेवल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन को ट्रेन करने का जो है वो प्रोसीजर है। हम टारगेट ये ले रहे हैं कि कम से कम अगले 5 से 10 साल में 1 करोड़ लेडीज को ट्रेन करेंगे। लेडीज को इक्विप करना है, लेडीज को स्किल करना है, हाँ? और उसमें हमारे जो संस्कार और ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो हर लेडीज कन्विक्शन के साथ जीना चाहिए कि यदि ये नहीं किया तो हमारा बच्चा हाथ से निकलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, है। तो इस प्रोग्राम को हमको चलाना पड़ेगा ठीक से। एक्चुअली सतोलॉजी से हम लोग चलाते हैं 12x डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स होता है हमारा 12 सेशन का, उसको हम ओके। लोग चलाते हैं। और मोस्टली उसमें पेरेंट्स ही ज्वाइन करते हैं मोस्टली, बिकॉज बच्चों को डायरेक्टली, अभी हमारे पास टीम इतना बड़ा नहीं है कि बच्चों को डायरेक्टली सिखाए। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों के सेशंस में रेगुलरली लेता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स का तो मैं बहुत रेगुलरली लेता हूँ, लेकिन उससे छोटे बच्चों के लिए वी नीड विमेन टू बी ट्रेन्ड, क्योंकि डिलीवरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उनके लिए एक अलग तरीके का सिंप्लीफिकेशन करना है, तो उसमें आई विल वर्क विद यू, जो भी आप करना चाहें। लेकिन हमारा कोर्स काफी पॉपुलर है, यूएस में है, और अभी तो इंडिया से भी बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं इंडिया में भी, और इंडिया में ट्रेनर्स भी प्रिपेयर्ड है, वो तो हम लोग करते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपको, है ना। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं पॉलिटिक्स इज बैड, रामायण महाभारत बुरी पॉलिटिक्स है, उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में मजा सबको आता है कि इसने क्या बोला, उसने क्या, और सब लोग की राय भी होती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स इज बैड। और जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग पॉलिटिक्स में। आप, पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जो कि पीपल गेट इनवेरिएबली अट्रैक्टेड, पावर बहुत है उधर। एक कोई भी इंजीनियर डॉक्टर में इतना पावर नहीं जितना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में है ना। और जिन दुनिया भर का पेंशन का भी जरूरत नहीं, एक बार पॉलिटिक्स में आप घुसे तो,
क्योंकि आपको आप दोनों को पटिशन, तो व्हाई दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी चेंज। अभी बच्चों माता पिता को वो भी बोलना चाहिए कि ये अच्छा करियर है, यहाँ पे सब लोग सक्सेसफुल होते हैं। आदित्य, ये पूरा जो है ना, ये पूरा सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये माता पिता से लेकर के पूरे सिस्टम जो है, ये आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण में, जैसे पॉलिटिक्स आप बता रहे हो, पॉलिटिक्स हम उसको नीति शास्त्र बोलते हैं। चाणक्य नीति है, हमारे रामायण है, महाभारत आप जो बोल रहे हो ये सब है, पंचतंत्र है, ये सब बेसिकली पॉलिसीज एंड जो नीतियां हैं, ये सब सिखाने के लिए, सो दैट यू फेस द दुनिया के बहुत सारे डायमेंशंस, द होल वर्ल्ड। केवल पॉलिटिशियन नहीं, हमारे चारों तरफ मित्र रिश्तेदार जितने हैं ये, या वर्किंग एनवायरनमेंट जितने हैं, उसमें भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एजुकेशनल वर्ल्ड है, कल्चरल वर्ल्ड है, सब ये सब पैरेलल्स हमारे लाइफ में है। सो ये पॉलिटिक्स अलग है और बुरा है, ये कह देने से हम पॉलिटिक्स से फ्री नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स इज ऑल अराउंड अस, है ना, वो चाहे मैं पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पॉलिटिक्स इज ऑल अराउंड अस, और पॉलिटिक्स से हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन एजुकेशन हमें उसकी शिक्षा जो है, नीतियों को पढ़ाने की शिक्षा जो है वो नहीं देता। माता पिता कहानियों के जरिए कहते थे, रामायण के जरिए कहते थे, वो नहीं हो रहा है। हाँ, आप देखो कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं और किस तरीके के हैं। आप बोलते हो गांधी जी ने अहिंसा सिखाया, हाँ, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि किताबों में पढ़ाते हो कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो जीव जीव को आप देखोगे यहाँ टंगा हुआ है, वहां बच्चे तो आज गली गली से गुजरते हैं तो देखते हैं बकरी और मटन के सब दुकान पे सब जीव के सब धज्जियां उड़ाए हुए, उनको सब चीजें दिखती है बच्चे को, और पेरेंट्स भी आगे बढ़ बढ़ के खिलाते हैं उन्हें। आप एक तरफ अहिंसा की बात करते हो, दूसरी तरफ ये मजे ले रहे हो। आप एक तरफ बच्चे को पढ़ाते हो कि शराब पीना, वो सिनेमा हॉल आप देखने जाते हो ना, वहां लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, और आप बार्स और रेस्टोरेंट्स को आप घर तक का जो है दरवाजा जो है आप दिखा चुके हो उन चीजों को। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये अपने आप में इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज, मैं इस चीज को कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूँ, ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज हमने जो हमारे इंडियन कल्चर है, वैल्यूज है, उसको एक रिलीजियन का आइडेंटिटी देकर के साइड कर दिया है कि नो वी डोंट वांट दिस, whatever is remaining is all conflicts, there is no values, there is no reality life, और उसको जो बैलेंस करने के रियलिटी, वो सब कुछ भी चीज शेष नहीं रह जाता। जो कुछ भी था वो इंडियन। You're on mute. सो थैंक यू चंचल जी, और आपका बहुत बहुत आपको एक्चुअली शुभकामनाएं भी, ये सब काम कर रहे हैं आप। और दूसरा, देखिए, लोगों दर्शकों को बोलता हूँ कि मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं देता हूँ, तो इसलिए ये किसी के लिए कोई एडवाइस भी नहीं है, सलाह भी नहीं है किसी के लिए। आप अपने हिसाब से, जो हम एक शो हमने प्रेजेंट किया आपको, और आप इसको देख के सोचिए आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा हेल्प चाहिए तो चंचल जी से कांटेक्ट करिए, उनको आप ढूंढ सकते हैं कहीं पे भी, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, कहीं पे भी उनका नंबर रहेगा। और किसी को डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको भेज दीजिए, तो विल ऐड यू देयर। और किसी को चंचल जी के कोर्स में ज्वाइन करना है, वहां पे भी ऐड कर दीजिए, तो आई फॉरवर्ड इट टू हिम, है ना। तो प्लीज, और कमेंट जरूर करिए इस वीडियो पे, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबको आजकल पॉलिटिकल न्यूज ही यूट्यूब पे अच्छी लगती है, पॉलिटिकल या फिर और हम लोग अब शोज मोस्टली पॉलिटिकल नहीं रहते, लेकिन मेरी सारी बुक्स कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर टच कर रही है। नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, युधिष्ठिर प्राण ऑफ धर्मा, और अभी लेटेस्ट आने वाली है वो, तो एक तो बेस्ट सेलर हो गई। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट एंड बाइंग दैट बुक। दोनों बुक्स अवेलेबल हैं भारत में, प्राण ऑफ धर्मा एज वेल एज द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, जरूर पढ़िए और हम लोग को फीडबैक देते रहिए। मैं भी आज देख रहा था 1000 बुक्स प्रिंट हुई है, सो द बुक गॉट ओवरसोल्ड बिफोर इट वाज लॉन्च्ड आल्सो। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। और नई पांडा वाली बुक आ रही है तो वो भी करिएगा, अभी आने वाली है वो, और भारत के प्राइसेस पे आने वाली है। पहले लोग मुझे बोलते थे बार बार, चंचल जी, कि आपकी बुक जो है 4000 रुपए 5000 रुपए, क्योंकि डॉलर से सीधा कन्वर्ट करता था अमेजोन, और अच्छा, अमेजोन इंडिया में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो ऐसा होता था। तो अभी पहली बार भारत में आ गई है कपूर पब्लिकेशंस के थ्रू, तो जरूर देखिए। अच्छा, और चंचल जी बिल्कुल। के प्रोग्राम को उनको कांटेक्ट करिए और उनसे बात करिए, उनका कांटेक्ट डिटेल्स टेलीग्राम पे आपको दे देंगे हम लोग। नमस्ते।
थैंक यू आदित्य, नमस्ते।